पिछले 300 साल का, इसमें हम कितने पिछड़ गए अपने इस ज्ञान से। ये ऐसे पिछड़ गए, मुझे भारत के एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े व्यक्ति प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस की एक छोटी सी घटना आपको सुनानी है। आप जानते हैं प्रोफेसर बोस का काम क्या था? उन्होंने आधुनिक जगत में यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, और उनकी इसी खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जब वो ये प्रयोग कर रहे थे कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो उन्होंने अपने हाथों से लिखे हुए लेखों में ये कहा है कि मैंने मेरे घर में कुछ पौधे रखे, आधे आधे उनका बंटवारा किया, एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। अब प्रोफेसर बोस क्या करते थे, सवेरे ही सवेरे सोकर उठें तो एक हिस्से के पौधों को जाकर गालियां देते थे, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, सब गालियां देना। और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको वो प्रशंसा करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, रूप रंग बहुत अच्छा है, तुम तो गुणों की खान हो, ऐसा ऐसा रोज बोलते थे। फिर प्रोफेसर साहब खुद अपने लेख में लिखते हैं 6 महीने तक उन्होंने ये किया, और दोनों ही पौधों को पानी बराबर दिया, खाद बराबर दिया, समय पर सब कुछ दिया, लेकिन कुछ पौधों को गालियां दी और कुछ को प्रशंसा किया। 6 महीने के बाद परिणाम ये हुआ कि जिन पौधों को गालियां दी गई वो सब सूख गए, सब सूख गए, एक भी हरा नहीं बचा, और जिनकी प्रशंसा की वो 2 गुने से ज्यादा बड़े हो गए। तो प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि ये पौधे भी गालियां और प्रशंसा को समझते हैं। अब इसको मैं समझाता हूं आज के हिसाब से। भारत को 300 साल अंग्रेजों ने गालियां दिया, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी सभ्यता खराब है, संस्कृति खराब है, तुमको तो कपड़े पहनना भी नहीं आता, तुमको तो खाना खाना नहीं आता, तुमको सभ्यता का कोई रंच मात्र भी अंदाजा नहीं है, सभ्यता होती क्या है, विज्ञान नहीं जानते, टेक्नोलॉजी नहीं जानते, हम तुमको जो सिखा रहे हैं वही सही है। ये हम सुनते रहे सालों साल। भाई साहब, जब 6 महीने में पौधे सूख गए तो 300 साल में ये भारत भी सूख गया। और इस सूखे हुए भारत ने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को इतना गिरा दिया कि हम मानने लगे कि जो कुछ हमारा है वो सब बेकार है, दकियानूसी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई विज्ञान सम्मत कुछ नहीं है, और जो यूरोप से आ रहा है वही अच्छा है, वही ताकतवर है। और ये इतना गहरा घुस गया कि हमारा डीएनए बदल गया, हमारा ब्लड बदल गया, शायद हार्मोन्स का बैलेंस चेंज हो गया, शायद बॉडी के केमिकल्स चेंज हो गए, और ये इतना गहरा घुसते घुसते आ गया हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक के अंदर, जिन्होंने पब्लिकली कहा कि आयुर्वेद में क्या रखा है, इसको तो खड्डा खोद के जमीन में गाड़ देना चाहिए, जो कुछ है वो एलोपैथी में है। और उन्हीं के एक मानस पुत्र अभी बैठे हुए हैं मनमोहन सिंह, जो अभी लंदन गए थे, ऑक्सफोर्ड में भाषण करके आए और बोला कि हम तो अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए, हमको चिकित्सा दिया, न्याय दिया, प्रशासन करना सिखाया, तकनीकी और विज्ञान का अंतर समझाया। ये मनमोहन सिंह का भाषण है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पिछले साल का, जो लंदन के अखबारों में छपा, और कई अखबारों ने टिप्पणों गालियां देते रहे। हम भी सूख गए, और सूख गए तो अपनी विद्याओं के प्रति निराशा, अपने ज्ञान के प्रति अविश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी, ये सब हो गया इस देश में, और इसी के चक्कर में सब छूट गया। और वो ऐसा छूटा कि विदेशियों का शासन भी आ गया। उन्होंने क्या किया कि धन के प्रवाह की दिशा बदल दी। पहले भारत में जब अपना शासन रहा होगा तो सबसे ज्यादा रिसर्च आयुर्वेद पे हुआ होगा, फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने एलोपैथी को केंद्र बना दिया, और उस एलोपैथी पर ऐसे फंड्स उन्होंने लुटाना शुरू किया कि भारत के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एलोपैथी के हाथ में। आज भी मालूम है 2006 में भारत के बजट में चिकित्सा का जो कुल खर्चा है, एलोपैथी का खर्चा 98% है, और होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, यूनानी बाकी का 2% है। जो इस देश की मूल चिकित्सा व्यवस्था थी उसको हमने अलग कर दिया और उसको वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था कहना शुरू कर दिया।
जो मूल चिकित्सा व्यवस्था थी वो ऑल्टरनेट हो गई, और जो ऑल्टरनेट होनी चाहिए थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई। और इस सेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, हमने इस देश में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए एलोपैथी के ऊपर, उसका प्रचार किया, या कहें तो दुष्प्रचार किया। वो दुष्प्रचार इतना घुस गया मानस में कि गांव का भी साधारण आदमी अब इंजेक्शन ही लगवाता है, उससे कम पे उसको संतोष नहीं आता। और जो डॉक्टर 8-10 गोलियां लिख दे तो वो बड़ा डॉक्टर है, और जो एक गोली से ठीक कर दे वो छोटा डॉक्टर है, और जो बिना गोली के ठीक कर दे वो तो मूर्ख है। जो आपको ये समझाए कि भैया ये बीमारी तुम्हारी जीवन शैली की गड़बड़ी से है, तुम जीवन शैली बदल लो, क्या फालतू बात करते हो, आप कोई डॉक्टर हो? और जो आपकी जीवन शैली की बीमारी में 20 गोलियां खिलाए, सवेरे 4 खाना गोली, दोपहर को 4 खाना, शाम को 4 खाना, गोली ही गोली खाना, रोटी मत खाना, रोटी की जगह गोलियां खाना, सब्जी मत खाना, जैसे सब्जी खाते हो ना वैसे गोलियां खाना, भर भर के हथेली, और कहना हम बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि इतनी गोलियां खाते हैं, 500 रुपए फीस लेता है, उस डॉक्टर के पास जाते। ये घुस गया, और ये घुस गया है, अब इसको निकालने की बात है। ये निकलेगा नहीं वायरस तब तक इस देश की चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक रहेगी और बाहर से आई हुई मुख्य हो जाएगी। इस वायरस को निकालना है, वो हम सबको। कैसे निकालें? पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखें कि हमारी चिकित्सा पद्धति में बहुत दम है। इसके दम के कुछ उदाहरण बताता हूं। जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण बेहोश हो गए और सुषेण ने जब नाड़ी देखी, ये तो गया, अब बचने की कोई संभावना नहीं, तब हनुमान जी को कहा जाके लाओ जल्दी से, मैं कुछ देर तो जीवन बचा सकता हूं, बाकी आगे की गारंटी नहीं है। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आए, और सुषेण ने संजीवनी सूंघाई, खिलाई नहीं, सूंघाई, और लक्ष्मण जीवित हो गए। तो कोई तो है दम भाई, ऐसा तो नहीं है सूंघने मात्र से वो जीवित हो गए। हम तो ये महाभारत की कहानी देखते हैं, युद्ध चला है, और आप जानते हैं भयंकर युद्ध चला है। भारत के पिछले हजारों साल के इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध हुआ है तो महाभारत का युद्ध हुआ है, जिसमें थोड़े बहुत नहीं लाखों लोग मारे गए। लेकिन उस युद्ध में बार बार हमें ये पता चलता है कि सवेरे से शाम तक युद्ध होता है, रात को सभी पालों के वैद्य अपने अपने घायल सैनिकों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं, लेपन कर रहे हैं, और अगले दिन वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति दुनिया में है जो 12 घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे? और महाभारत की ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां, उसमें से तो एक कहानी मैं बताता हूं। कौरवों की कहानी जानते हो? 100 थे, एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए? एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए? और अद्भुत बात जो समझने की है, वो 100 के 100 सभी पुत्र एक जैसे, ऊंचाई में एक जैसे, चौड़ाई में एक जैसे, लंबाई सबकी बराबर, हाथों की लंबाई बराबर, शरीर सबका एक जैसा, चेहरा सबका एक जैसा, बड़ा मुश्किल पहचानना। तो ये तो भाई कोई क्लोनिंग हुआ हो तभी संभव है, वरना कैसे संभव है? अभी तो हम प्राकृतिक तरीके से जानते हैं कि 2 ट्विंस भी पैदा हो जाएं तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन कौरव तो सबके सब एक जैसे। तो शायद उस समय कोई बड़े महान चिकित्सक रहे हों जिन्होंने गांधारी के रक्त में से कुछ निकालकर क्लोन कर दिया हो, या उनके गर्भाशय से कुछ निकालकर क्लोन किया हो, उसमें से ये कौरव पैदा हुए हों। तो ये क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी तो 5000 साल पहले इस देश में थी। यूरोप तो अभी जान रहा है इसको, और यूरोप अभी तक भेड़ बकरियों पर प्रयोग कर रहा है, यहां तो आदमियों पर प्रयोग 5000 साल पहले हुआ। तो कोई तो दम होगा इसमें। हमारे सुश्रुत संहिता को आप जानते ही हैं, आप में से शायद किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। सुश्रुत संहिता में बहुत साल से पढ़ता रहता हूं।
हालांकि मेरा विषय तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट है। जब जब मैं सुश्रुत संहिता पढ़ता हूं, माइक्रो लेवल पे जब जाओ तो इतने तरह के उपकरणों के वर्णन उसमें हैं, इतने तरह के उपकरणों के वर्णन है सर्जरी करने के लिए, क्या आश्चर्य होता है। अगर सुश्रुत संहिता से एक एक उपकरण को निकालकर लिस्ट बना दी जाए तो आज के आधुनिक सर्जरी में जितने उपकरण हैं उससे कम नहीं है। और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला मेटल है, फौलाद कहिए, वो सिर्फ आयरन नहीं है, ऐसा मेटल इस्तेमाल है जिसमें 7 धातुएं हैं ताकि उसमें जंग न लगे। और आज के जितने भी अच्छे से अच्छे सर्जरी के उपकरण भारत में हैं, सभी में जंग लगती है, लेकिन सुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं है। तो इतने तरह के उपकरण उस जमाने में बनते थे। सुश्रुत का समय तो कोई आज का नहीं है, कम से कम 3500 साल का है। उस समय अगर ऐसे उपकरण बनते थे तो कोई तो दम होगा इस देश की चिकित्सा व्यवस्था में, ऐसे तो नहीं है। जब यूरोप में और अमेरिका में शरीर की नस काटकर रक्त बहा दो, यही चिकित्सा है, उस समय इस देश में सुश्रुत की राइनोप्लास्टी रही। आपको मालूम है, राइनोप्लास्टी भारत ने दुनिया को सिखाया। और राइनोप्लास्टी के भारत में 1500 से ज्यादा केंद्र थे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले तक। उनके स्थान और पूरे वर्णन मेरे पास है और अंग्रेजों के दस्तावेज में से निकाले हुए हैं। भारत में सबसे बड़ा राइनोप्लास्टी का केंद्र था कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ है? शिमला के आगे, हिमाचल में। और कांगड़ा और उसके आसपास में 700 केंद्र थे जो राइनोप्लास्टी सिखाते थे। दक्षिण में जबरदस्त केंद्र थे राइनोप्लास्टी के। मैसूर स्टेट है ना, मैसूर स्टेट में 150 से ज्यादा केंद्र थे आज से 200 साल पहले। एक पुरानी कहानी है जो दस्तावेजी है, कल्पना की नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल कूट, वो हैदर अली से लड़ा। हैदर अली ने उसको परास्त किया। परास्त करने के बाद उसकी नाक काट दिया, क्योंकि हमारे राजा ज्यादा से ज्यादा यही करते थे, गला नहीं काटते थे, नाक काट दिया, कान काट दिया। क्यों? क्योंकि नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी होती थी। तो नाक काट दिया उसका। कटी हुई नाक लेके वो भागा, कर्नल कूट। वो खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि जब मैं युद्ध में हार गया, हैदर अली ने मुझे नाक काट दी, हाथ में लेकर मैं भागा। और हैदर अली की सीमा खत्म हुई मैसूर राज्य की, तो बेलगाम नाम का एक गांव आया। वहां पर एक वैद्य ने मेरी सर्जरी की। 21 दिन मुझे अपने घर में रखा, सर्जरी करके लेपन लगाया, मेरी नाक जोड़ दिया। और आज मैं पार्लियामेंट के सामने कह रहा हूं कि भारत के वैद्यों को इतना ज्ञान है, वो ये सब कर सकते हैं। इसलिए हमें भारत में अपने लोगों को भेजकर ये विद्या सीखनी चाहिए। ये उसका भाषण है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कर्नल कूट के इस भाषण को सुनने के बाद अंग्रेजी सरकार ने तय किया, चलो कुछ लोगों को भेजो। तो अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ सर्जरी सीखना शुरू किया। और जो अंग्रेजों ने सर्जरी सीखा है, वो लिख रहे हैं कि जो जातियां भारत में सर्जरी में मास्टर थी, वो सब नाई थे। नाई समझते? बाल काटने वाले, ये सब सर्जन थे 200 साल पहले। हाँ, सब सर्जन थे 200 साल। अब जरा सोचो कि नाई अगर सर्जन रहे हों तो वो पिछड़ी जाति कैसे हुई? अंग्रेजों ने उनको 1881 के सर्वे में पिछड़ी जाति घोषित किया। उसके पहले इस देश में नाई कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। 1881 में सेंसस हुआ सबसे पहला, और आज तक वो चल रहा है, हर 10 साल में होता है जनसंख्या का गणना। अंग्रेजों ने पहली गणना में नाइयों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया। और एक अंग्रेज कहता है कि ये अच्छा ही है, क्योंकि ये विद्या में इतने ऊंचे हैं, अगर इनको नीचे नहीं लाओगे ये गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हमारी सरकार भी उनको पिछड़ा ही कहती है। उनके हाथ में इतना हुनर है, उंगलियों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो आप देखते हैं ना, बाल काटते समय वो गर्दन भी काट सकते हैं, सोचो ना। और इतनी सफाई से उस तरह चलाते हैं, उस तरह से वो किसी ट्यूमर को भी काट के निकाल सकते हैं।
ये सब बहुत बड़े सर्जन रहे। और आज से 200 साल पहले के दस्तावेज बताते हैं कि कांगड़ा और उसके आसपास, कुर्ग और उसके आसपास, मैसूर और उसके आसपास जितने सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे, उन सबके आचार्य नाई ही थे जातियों। ये सब सर्जन थे। और इन्होंने जो सर्जरी सिखाई है वो हिंदुस्तान के गांव-गांव फैलाई। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे, इन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक कानून बनाया जिसका दुर्भाग्य से नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसमें इंडियन कुछ भी नहीं है, नाम उसका इंडियन एजुकेशन है। उस कानून में उन्होंने ये तय किया कि भारतीय विद्याओं को सिखाने वाले जितने भी केंद्र हैं वो सब गैर कानूनी। तो उन पे ताले डलवाए गए, नहीं डाले तो मरवाया गया, उनको आग लगवाई गई, कितने लोगों को जिंदा जला दिया। वो कहानी सुने तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। ये अत्याचार 100 साल हुआ, उसमें ये विद्या खत्म हो गई। और फिर बेईमान अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से सर्जरी सीखा और उनके अपने रिकॉर्ड्स में वो सब है। हिंदुस्तान को ये बताया कि देखो हम तुम्हें वापस सिखा रहे हैं। और यहां से सर्जरी सीखकर जो डॉक्टर बने लंदन में, उन्होंने फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें डिग्री लेने के लिए आज हमारे डॉक्टर जा रहे हैं। और उस प्रमाण पत्र को लाके दरवाजे पे बड़ा टांगते हैं। मैं देखो FRS, उसमें शहद लगा के चाटो तो विटामिन C भी ना मिले। ये स्थिति है, इतना उलट गया सब कुछ। सर्जरी में ये था, मेडिसिन में इससे अद्भुत था भारत। और मेडिसिन में अद्भुत होने का कारण है विशेष किस्म की दवाएं यहां पर हैं। ऐसी ऐसी अद्भुत दवाएं हैं जो आप कल्पना नहीं करें, काम ना करे आपकी कल्पना। मैं आज भी ऐसे बहुत वैद्यों को जानता हूं जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए हैं। आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे 7 दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप। और ज्यादा दूर नहीं है, इसी जयपुर शहर में उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। वो सिर्फ नारी पकड़ते हैं। मैं गया हूं 2 बार, वो 7 दिन पहले का मुझे बता दिया, पिछले रविवार को ये खाया, सोमवार को ये खाया, मंगल को ये खाया, बुध को ये खाया। ये भाई कौन सा विज्ञान है? ये तो दुनिया से करोड़ों रुपए खर्च करके लाई गई मशीनें नहीं बता पाती कि हफ्ते भर पहले हमने क्या खाया था। और नाड़ी पकड़ के सारा का सारा डायग्नोज कर लेना कि आपको यही है और वही निकले, ये तो कुछ अद्भुत है। ये कोई सामान्य विद्या नहीं है भाई। मैंने ऐसे तमाम वैद्यों को देखा है जो नाड़ी पकड़ के बताते हैं कि आपको ट्यूमर है, गर्भाशय में है, यहाँ है, यहाँ है। और हम जब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में परीक्षण कराते हैं वही निकलता है। एक वैद्य तो मैंने ऐसे भी देखे हैं केरल में, कोटक्कला में, वो साइज बता देते हैं, इस साइज का है, नाड़ी पकड़ी और बता दिया इस साइज का है, और वही निकलता है। इसका माने इस भारतीय विद्या में कोई दम है, और वो दम अगर हमको दिखाई दे जाए तो आत्मविश्वास हमारा लौट आएगा और हमारी हीन भावना कुछ कम हो जाएगी। और हीन भावना कम हो जाए तो हम शायद दुनिया जीत लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया। आप मन से हारना बंद कर दो, बहुत कुछ जीतने के लिए इस देश में। एक ताजा उदाहरण देता हूं। आजकल भारत में एक खराब बीमारी घुस गई है, चिकनगुनिया। लाखों लोग प्रभावित हैं। मैं 6 महीने से गांव-गांव घूम के उसका इलाज कर रहा हूं और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ज्यादा लोगों को इलाज में मैं एक ही बात बताता हूं, तुलसी का काढ़ा पी लो, नीम की गिलोय होती है ना, उसको भी उसमें डाल लो, थोड़ा सूंठ डाल लो, थोड़ी छोटी पीपर डाल लो, बस ये 4-5 चीजें, और थोड़ा गुड़ डाल लो क्योंकि ये कड़वा इतना है कि पी नहीं पाओगे। इतने मात्र से 3 खुराक में बीमारी ठीक हो रही है। और जो एलोपैथी से कर रहे हैं ना, बोवेरॉन के 3-3 इंजेक्शन ठोक दो, डाइक्लोफेनेक दे दो और पैरासीटामोल भी दे दो, जो तुम्हारे पास है सब दे दो। 20-20 दिन से बिस्तर में पड़े तड़प रहे, 20-20 दिन से।
अभी आज मैं आया भीलवाड़ा से और आने का देरी का कारण भी यही है कि वहां 1 लाख लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। वहां डॉक्टर आते हैं, राजीव भाई जरा बताओ ना। मैंने कहा अपना इंजेक्शन खुद क्यों नहीं ठोक लेते? कहते हमें मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो पेशेंट को क्यों नहीं बताते? इतने हरामखोर हो। तुम्हें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है? वोवेरोन लगाएंगे तो क्या होने वाला है? मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, अल्सर भी हो सकता है। तुम जानते हो, फिर पेशेंट को क्यों नहीं बताते? ये हरामखोरी तुम में कहां से आ गई? अपने को इंजेक्शन ठोकोगे नहीं, उसको ठोकते जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है ठीक नहीं होगा, फिर पैरासीटामोल देते जाओ, डाइक्लोफेनेक देते जाओ, नोवलजीन के इंजेक्शन लगाते जाओ। और दुर्भाग्य से एलोपैथी ने ये सब नाम 20 साल पहले बैन कर दिए। वो कहते हैं डाइक्लोफेनेक खराब है, पैरासीटामोल तो और भी खराब है, नोवलजीन तो 1984 से बैन है यूरोप में और अमेरिका में। वही इंजेक्शन यहां ठोक रहे हैं लगातार। दुष्परिणाम है कि मरीज ठीक ही नहीं हो रहे। और मैं आपको मेरा अपना तजुर्बा बताता हूं। आप में से कुछ विद्यार्थी होम्योपैथी के हैं। आप जानते हैं कि होम्योपैथी की बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद से ही निकली। तुलसी है ना, उसी से ओसीमम है। ओसीमम की 3-3 खुराक देके कर्नाटक में 70,000 रोगियों को चलता कर दिया। और वो 20-20 दिन से एलोपैथी खा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओसीमम 200 की 3 खुराक सफिशिएंट। और आदमी 20 दिन से तड़प रहा है बिस्तर में, न नींद आ रही है, न चैन मिल रहा है, इतनी उल्टियां हो रही हैं, बुखार उतर नहीं रहा है, सब तकलीफ है। 3 डोज दो, खत्म कहानी। माने उसको फिर कुछ जरूरत ही नहीं। और फिर आज स्थिति यह है कि कर्नाटक सरकार ने हमारे ये कैंपों के रिजल्ट देखने के बाद अपने डायरेक्टर्स और ज्वाइंट डायरेक्टर सबको लाइन से लगा दिया, जाओ राजीव दीक्षित के पास, सीखो उससे वो क्या दे रहा है और रिजल्ट क्यों आ रहा है। हमने 70,000 पेशेंट को दवा दी, 6 मरे और उन्होंने 1,22,000 को दी, उसमें से मुश्किल से 6 बचे। ये कर्नाटक का हाल है। कर्नाटक में चिकनगुनिया इतना बुरी तरह से फैला है, कोई गांव नहीं बचा जहां चिकनगुनिया ना हो। मेरी तो स्थिति यह है कि कार्यकर्ता कम पड़ गए, डॉक्टर कम पड़ गए। अगर मेरे पास 1,000-2,000 डॉक्टर होते तो हम कर्नाटक के उन लाखों लोगों को बचा लेते जो मर गए पिछले 6 महीने। महाराष्ट्र में भी यही है। रिजल्ट मिलते हैं उन दवाओं से, तो भरोसा क्यों नहीं करें उनके ऊपर? ओसीमम तो तुलसी में से ही बनी है भाई, और तो क्या है, डाइल्यूशन फॉर्म में है, बस इतना ही तो है। और तुलसी का काढ़ा समझ लो मदर टिंचर फॉर्म है उसका। तो काढ़ा दे दो तो समझ लो मदर टिंचर दे दिया, और पोटेंसी में दिया तो डाइल्यूट करके दिया। और आप जानते हैं कि ये आयुर्वेद का ही सिद्धांत है कि औषधि की मात्रा जितनी कम रखो असर उतना ही अधिक है। होम्योपैथी तो इसी पे काम करती है। तो अपने विज्ञान में दम तो है, अपनी विद्या में दम तो है, बस इसका प्रचार करने की बात है। प्रचार कौन करेगा? आप करेंगे। और इसका सबसे सरल तरीका है वॉक एंड टॉक। सबसे सरल तरीका। अगर आप इसका अपनी विद्याओं का प्रचार करना चाहते हैं, सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि वो एलोपैथी के चंगुल में फंसी है। हमारी सरकार के 2 मंत्रियों का तो मेरा तजुर्बा है पिछले 6 साल में। जब मैं उनके पास गया स्वास्थ्य मंत्री को मिलने के लिए, वो कहते राजीव भाई ये सब हमको समझता है, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा जकड़ के रख लिया है। तो मैंने कहा इसमें आग तो लगा सकते हो, आग ही लगा दो हनुमान जी की तरह से, रावण की लंका एक बार जल जाए, कम से कम कहानी तो खत्म हो जाए। तो कहते हैं उतनी हिम्मत अभी तक नहीं आई है, आ जाएगी तो वो भी लगा देंगे। तो उनमें तो आने से रही, क्योंकि वो तो फंसे हैं अपने स्वार्थ में। आप इसको तैयारी करो, एक न एक दिन ये विदेश से आई हुई चिकित्सा पद्धति के तंत्र को ऐसे ही उखाड़ के फेंकना है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंका था हमने। क्योंकि ये जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है इसमें कोई दम नहीं। मेरी आजकल दोस्ती हुई है अमेरिका के एक डॉक्टर से, उसका नाम है डीन ओर्निश। मैं कभी मेल करता हूं, वो कभी मुझे मेल करता है। थोड़े दिन पहले उसने कहा कि आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है, जो भी है जहर है, आप ले लो। फिर आपकी ताकत कितनी है जहर पचाने की, ये इस पे निर्भर करेगा कि आप ठीक होते हैं या मरते हैं।
वो कहता हमारे पास कोई औषधि नहीं, जहर ही जहर है, आप चाहो तो ले लो। तो मैंने कहा आपको ये बताया किसने, क्योंकि ये ज्ञान तो कोई आयुर्वेद का ज्ञाता ही दे सकता है। तो उसने कहा कि ये ज्ञान मुझे स्वामी शिवानंद से मिला। शिवानंद जी का नाम आप जानते हैं? महान तपस्वी, महान योगी, जिन्होंने भारत छोड़ दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रचार के लिए काम किया, योग और प्राणायाम के लिए प्रचार का काम किया। उनसे सीखा डीन ऑर्निश ने। अब डीन ऑर्निश क्या कहता है? वो कहता है कि भारत की चिकित्सा पद्धति में इतना दम है कि लौकी के रस से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है, सिर्फ लौकी के रस से। और वो क्या करता है, अमेरिका कनाडा में शिविर लेता है, 500-500 रोगियों को बुलाता है, स्त्री और पुरुष सबको, और एक ही बात बताता है, लौकी का रस पियो। अब लौकी तो होती नहीं वहां, क्योंकि लौकी जो है ना ठंडे देश में हो नहीं सकती, तो लौकी यहां से जाती है। एक बार मैंने उसको ईमेल करके पूछा, भाई आप लौकी कहां से मंगाते हैं? तो उसने कहा भारत से। भारत में कहां से? उसने कहा हैदराबाद के पास कोई गांव है, वहां के कुछ किसानों से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो रोज लौकी बनाते हैं, माने उगाते हैं, फिर हैदराबाद एयरपोर्ट से सवेरे की पहली फ्लाइट उड़ती है 3:30 बजे, उसमें लौकियां भर के जाती है। तो मैं गया वो गांव देखने के लिए, तो वहां कुछ किसान हैं जिन्होंने उससे डील किया हुआ है, उनकी पूरे खेत में लौकी ही लौकी लगा रखी है, और उन्होंने गाय रखी हुई है, गाय का गोबर ही डालते हैं, क्योंकि डीन ऑर्निश कहता है कि जो यूरिया का डाला तो लौकी काम ही नहीं आती, हाँ रिवर्सल नहीं होता, तो गाय के गोबर से लौकी बनाते हैं। और जो एक लौकी भारत में तो मुश्किल से 2 रुपए की बिकती हो, वो किसान डीन ऑर्निश को 60-65 रुपए में एक लौकी बेचते हैं। डीन ऑर्निश कहता है मुझे घाटा नहीं है, क्योंकि ये मैं $50 में बेचता हूं। $50 माने 50 गुणा 45, एक लौकी बेचता है। और करोड़ों करोड़ों अमरीकी और कनेडियन और यूरोप वासी उसकी लौकी का रस पी पी के ठीक हो रहे हैं। आते हैं, थोड़ा योग सिखा देता है, वो 1-2 चीजें जानता है, ज्यादा उसको नहीं आती, अनुलोम विलोम सिखाता है, क्योंकि शिवानंद जी ने उसको कुछ सिखाया होगा, थोड़ा अनुलोम विलोम सिखाता है, थोड़ा भस्त्रिका करा देता है, लौकी का रस पिलवाता है और उसको ठीक कर रहा है। अब उसने किताब लिख मारी, देखो कैसे बेईमान लोग, किताब लिख मारी और दुनिया में अथॉरिटी हो गया। डीन ऑर्निश लौकी पर अथॉरिटी हो गया, सारी दुनिया मानती है कि ये लौकी का विशेषज्ञ है। लेकिन दुनिया जानती नहीं है कि विशेषज्ञ तो स्वामी शिवानंद थे, जो उसको फोकट में ये सिखा गए। अब उसने इसको धंधा